की देख रेख की जाती है, जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जो कि एनजीओ हमारे साथ भी हम उडान केयर में CSR के अंतर्गत वहां पर डोनेट करते हैं। तो 30 ईयर से बच्चों के साथ जुड़ी हुई है और 18 ईयर एक्सपीरियंस सोशल सेक्टर में है, और उन्होंने अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है, जैसे कि एक्शन है, क्राई है, पैराक्सिस है। हो सकता है इनके बारे में हम सब लोग ना जानते हो, जैसे दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन है, और इस समय वो एज ए सीनियर मैनेजर उड़ान घर में काम कर रही हैं। और उन्होंने जो है एज ए CWC यानी कि चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी, रोशन सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी एडमिट रिक्वेस्ट आ रही है, उनको भी एडमिट करते रहना बीच बीच में। मेरे को एडमिट नहीं करना, इट इज ओपन प्लेटफॉर्म। ओके, इट इज ओपन। ओके, हाँ ओपन है, ओपन जी। ओके, ठीक। तो उसमें वो CWC मेंबर भी है, जो कि एक जो है मजिस्ट्रेट की मतलब सेमी जुडिशियल बॉडी है, वहां पर भी इन्होंने काम किया हुआ है। तो उनका ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन ना देते हुए तो हम अपना ज्यादा समय उन्हीं को देंगे, ताकि वो जो है स्पोर्ट्स एक्ट के अंतर्गत जो है पूरा हमें वो उससे वेल अवेयर कराएं। तो हम उनका स्वागत करते हैं। जी हाँ, रितु मेहरा जी। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके, Am I गुड इवनिंग। audible? या यू आर ऑडिबल एंड विजिबल। अगर मैं पूछना चाहूँ कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, कोई जानते हैं इस बारे में, इस एक्ट के बारे में जानते हैं क्या? किसी को कुछ नॉलेज है? बेसिकली मैं बताना चाहूंगा कि हमने मतलब पिछले 2 या 3 साल से हम रेगुलर अवेयरनेस दे रहे हैं, और इसके लिए आप ही को ब्रीफ करना है, उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिएगा, तो आप थोड़ा ब्रीफ देते जाइए। मेरा सब लोग आई एम वेल ट्रेन्ड ऑन दिस। हेलो, ये सुनील कुमार जी बोल रहे हैं कुछ। जी बोलिए सुनील जी। हाँ रितु जी, आई एम सेइंग दैट आई एम well trained on this, and the last year I also presented this training, so I have a very good knowledge about it. Good. So basically prevention, अगर हम बात करें तो हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं जो विमेन की सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए हैं, जैसे IPC है। लेकिन जो ये स्पेशल एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये बहुत नया कानून है, 2012 में बना है। अब इसकी जरूरत क्यों बनी? क्योंकि IPC पहले से ही है, तो फिर इसकी जरूरत क्यों बनी? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 एंड 15 बोलता है सबको इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, सारे सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, हर एक को बराबर अपॉर्चुनिटी और इक्वल स्टेटस मिलने की बात करता है आर्टिकल 14 एंड 15, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। इक्वालिटी एंड प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, सेक्स, रेस, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, कहीं भी वो पैदा हुआ है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, कोई भी जेंडर का है, तो सबको ही समानता का अधिकार है। आर्टिकल 19 हमारी बात करता है फंडामेंटल राइट्स टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ऐसा नहीं है कि मेल है तो कोई स्पेसिफिक प्रोफेशन ले सकता है, फीमेल है तो उसको इस तरह के काम, आजकल अगर आप देखें तो फीमेल हर काम में, चाहे वो एक बेलदार का काम हो, बेलदार मतलब जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे है, चाहे वो एक पायलट बनने का काम हो या साइंटिस्ट हो। अभी आपने देखा मार्स पे भी गए हम, तो हम उसमें इंडियन विमेन्स का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो फंडामेंटल राइट है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू चूज द प्रोफेशन, किसी में कोई किसी भी जेंडर के बेस पे, किसी भी क्लास के बेस पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स राइट टू लिव विद द डिग्निटी, सबको बराबर से समानता और सम्मान का अधिकार है। तो ये सब जो अधिकार है, ये कोई ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है, या थर्ड जेंडर के लिए। एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। बैकग्राउंड क्या था और लीगल रिक्वायरमेंट क्या थी इसमें? 1992 में एक भवरी देवी नाम की एक महिला थी जो एक आंगनवाड़ी वर्कर थी। आंगनवाड़ी वर्कर का, राजस्थान की बात है, आंगनवाड़ी वर्कर का काम था, क्योंकि राजस्थान में चाइल्ड मैरिज बहुत ही रैम्पेटली होती है, तो उसको रोकने के लिए आंगनवाड़ियों ने एक मुहिम चलाया। तो भवरी देवी नाम की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, वो एक घर में जाके
वो भवरी देवी लोअर क्लास की थी और जिस घर में जाके उसने चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन के लिए काम किया, उसको चाइल्ड मैरिज को रोकने की कोशिश करी, वो एक उच्च वर्ग का घर था। उस समय उसने वहां पे उसको रोकने की कोशिश करी। उस दिन तो शादी रुक गई, लेकिन वहां के लोगों ने, उस परिवार के लोगों ने भवरी देवी का गैंग रेप किया और उसकी बहुत समय तक, 1 साल तक करीब करीब FIR भी नहीं हुई। उसका पति गया तो उसके पति के को भी बहुत मारा पीटा गया और बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में थे दोनों। विशाखा नाम की एक संस्था वहां राजस्थान में काम करती थी, उन्होंने भवरी देवी का केस टेकअप किया और इसके लिए फाइट करी। बहुत लड़ाई के बाद जो है इसका केस रजिस्टर हुआ और कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस, क्योंकि विशाखा वो संस्था का नाम था, उसी के नाम पे गाइडलाइंस बनाने का निर्देश दिया। अब गाइडलाइंस, जब तक हमारे यहाँ कानून नहीं है, आजकल तो कानूनों का भी पालन नहीं होता, तो गाइडलाइंस तो बन गई, लेकिन गाइडलाइंस बनने के बाद भी देखा गया कि कोई भी पालन नहीं हो रहा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में विशाखा जो NGO थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बताया कि गाइडलाइंस का ऑर्डर हो गया है, लेकिन गाइडलाइंस के बेसिस पे हम लोग प्रोटेक्शन के ऊपर कुछ नहीं कर सकते। Thereafter in 2013 this Supreme Court has given the order to make the law for this. 2013 में जाके जो, हाँ जी, ये स्लाइड आप शो करें, PPT वो शो नहीं हो रहा है आपके, मतलब शो नहीं हो रहा है, नहीं, अब आ रहा है, अभी आ रहा है, अब शुरू हो गई। जी जी, अब हो गई, अब आओ, चेंज हुआ जी, अभी क्लियर है? हाँ जी, अब क्लियर है जी। जहाँ रुक जाए बता दीजिएगा, क्योंकि ऐसे मुझे पता नहीं चल पा रहा। श्योरली 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन निकाला और इसका कानून बनाया गया, इसके लिए रूल्स बनाए गए। Supreme Court placed an obligation on employers to uphold working women's fundamental right to equality and dignity. तो सुप्रीम, क्योंकि गाइडलाइंस पे कुछ काम नहीं हुआ, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई कि वो अपने वर्क प्लेस पे एक महिला डिग्निटी और इक्वालिटी के साथ काम करे। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर। इसी के चलते हर जगह जहां भी 10 से ज्यादा एम्प्लॉयर्स है, 10 एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉइज है, सॉरी, कार्यकर्ता जो है 10 से ज्यादा है, वहां पर ये इंटरनल कमेटी बनाने का प्रावधान रखा गया, जो कि अगर वहां पे किसी भी महिला का किसी भी प्रकार का शोषण होता है तो दैट कमेटी विल टेक अप द मैटर। और उसका आगे कैसे प्रोसीजर है वो मैं बताऊंगी। एक्ट प्रोवाइड सिविल रेमेडी to the women and is an addition to other laws that are currently in force. एक्ट किस लिए बनाया गया कि उसको, महिला को एक स्पेशल एक्स्ट्रा एडिशनल रेमेडी मिले कि उसकी प्रोटेक्शन हो सके वर्क प्लेस पे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग लॉज है, चाहे वो IPC है, मतलब अगर फाइंडिंग्स में ये पता चलता है कि महिला के साथ दुष्कर्म बहुत ज्यादा, बहुत ही जघन्य अपराध है, सीरियस नेचर का है, तो उसे IPC में रजिस्टर कराना, पुलिस स्टेशन में रजिस्टर FIR कराना इज मैंडेटरी। लेकिन इसमें और भी प्रोविजंस हैं दैट वी विल कवर इन लेटर स्लाइड्स। Consequently, any woman who wishes to report instance of sexual harassment at workplace has a right to take resource of both civil and criminal. जो आपका इंटरनल कमेटी करती है दैट हैज द पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स, लेकिन अगर वो महिला सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है तो उसके पास दोनों तरह के राइट है कि वो चाहे तो सिविल उस पे अपनी इंटरनल कमेटी में भी इसको दर्ज कर सकती है और जाके FIR भी लॉन्च करा सकती है, जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ये विजिबल है स्लाइड? नेक्स्ट स्लाइड मैंने की है। यस एप्लीकेबिलिटी। पहले कुछ कानून जो थे वो सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं थे। ये पहला कानून ऐसा आया जो जम्मू कश्मीर में भी, अब धारा 370 जो आप जानते हैं, उसके बाद तो सारा पूरा यूनिवर्सल ही सारे लॉज एक से हो गए, लेकिन ये लॉज ऐसा था जो पहले से ही जम्मू कश्मीर में भी लागू था। Every organization, irrespective of its size and whether it has female employer or not, has to comply with the POSH law. हर ऑर्गेनाइजेशन जितना भी बड़ा साइज हो उसका, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है 10 एम्प्लॉयज में होने चाहिए। अगर मेल भी है तब भी उनको पॉश लॉ का कंप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपका एक वर्क स्टेशन, आपकी फैक्ट्री है, सारे मेल है, हो सकता है वहां पे जो क्लीनिंग स्टाफ हो वो फीमेल हो,
हो सकता है आपकी कैंटीन में जो आता है वो फीमेल हो सकता है आपका कोई वेंडर आ रहा है, कोई आउटसाइडर कोई मीटिंग करने आ रहा है वो फीमेल हो। तो इसीलिए इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, वेयर देयर इज एटलीस्ट 10 एम्प्लॉई, द एम्प्लॉयर हैज टू फॉर्म अ आईसी एट द वर्क प्लेस। पॉश लॉ को फॉलो करना है। और ये वर्क प्लेस जो है वो हमारा 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक ऑर्गेनाइज, जैसे आप लोग अपनी फैक्ट्रीज में अपने ऑफिसेज में काम करते हैं और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है। अनऑर्गेनाइज जैसे जो है एट डिफरेंट प्लेसेस काम करते हैं, जैसे कि आपके घर में जो मेड आती है उसको भी इस लॉ के अंदर कवर किया गया है। या कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम करते हैं, चाहे वो कारपेंटर है, चाहे वो आपका लोडर है, चाहे आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। इस पे अब आपका सवाल होगा कि ऑफिस में तो हम ये कमेटी बना सकते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो मैं आगे बताती हूँ किस तरह से है। उसके लिए आपका जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप काम करते हैं, एम्प्लॉयर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर नीड टू कॉन्स्टिट्यूट इंटरनल कमेटी टू facilitate the agreed women to register the complaint। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां पे आईसी कमेटी बनाना बहुत मैंडेटरी है, जिससे कि जो भी एग्रीड वुमेन अगर उसको कोई कंप्लेंट फाइल करती है तो उसको एड्रेस करे और उसको पूरा प्रॉपर्ली इंक्वायर करके किसी आगे नतीजे पे पहुंचे। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो स्कैटर्ड वे में काम करते हैं, जैसे कि हमारे घर में काम करने वाला है या वेंडर कोई हो गया, तो उसके लिए हमारा डीएम लेवल पे, एसडीएम लेवल पे लोकल कमेटी बनने का प्रोविजन है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनती है कमेटी, वहां जाके जो भी ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर है वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल एसडीएम ऑफिस में, डीएम ऑफिस में ही बनाई जाती है कमेटी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। अब डेफिनेशन पे आए, क्या है डेफिनेशन सेक्सुअल हरासमेंट की? इस पे बहुत तरह से अलग अलग चीजें हैं, जैसे इट इंक्लूड्स वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम। अनवेलकम अगर आप कुछ अलग तरीके से भी देखते हैं तो वही अनवेलकम माना जाता है। कि मतलब कई बार क्या होता है कि सामने कोई महिला आई तो आप एक बार ऊपर से नीचे तक देखते हैं इसको, है ना, तो वो अगर वो मुझे बुरा लगा तो आई हैव द राइट, अगर आप किसी महिला से बात कर रहे हैं तो उसकी आंख में आंख मिला के बात कीजिए ना। ऊपर से नीचे देखने का मतलब यू हैव समथिंग गोइंग ऑन इन योर माइंड। तो उन चीजों को भी इसमें एड्रेस किया गया। फिजिकल कांटेक्ट और एडवांसेस, कि किसी की तरफ जाना, हाथ लगा के बात करना या कुछ इस तरह का कुछ गलत फेवर लेना, अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, सेक्सुअल फेवर की डिमांड करना, या कुछ इस तरह से कुछ गलत गलत रिमार्क्स, क्या लग रही है आज तो पटाखा लग रही हो, कुछ इस तरह से, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, क्योंकि ये बोलना बहुत जरूरी है। या फिर आज तुमने देखा वो कैसी लग रही है, तो ये सब रिमार्क्स पास करना अगर मैं भी सुन लेती हूँ तो आई मे बी द विटनेस फॉर दैट एग्रीड पर्सन। शोइंग पोर्नोग्राफी, जैसे एक बार क्या हुआ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में आई वाज अ एक्सटर्नल मेंबर, तो वहां पे एक ने कहा कि मुझे जो है ये अब पहले, इट्स लॉन्ग बैक, अराउंड 10 years बैक, तो पहले जब हमारी मेल्स ओपन होती थी तो उसमें पॉपअप्स अपने आप आते रहते थे। तो उसमें कुछ इस तरह का आया, द लेडी वाज पासिंग फ्रॉम द डेस्क ऑफ अ मेल, तो एकदम वो पॉपअप आया, तो उसने कहा कि मुझे इस तरह से गलत वो पोर्नोग्राफी के वो दिखा रहा था। या फिर कई बार क्या होता है कि जैसे हम ऑनलाइन मीटिंग में बैठे हैं तो कुछ ऐसा मैसेज चला गया, या आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे अननोइंगली चीजें चली जाती है, नोइंगली या अननोइंगली, तो सेंडर की इंटेंशन को ही पता है। तो इस तरह की फोटोग्राफ्स दिखाना या कुछ, तो दैट इज ऑल्सो अ ऑफेंस अंडर दिस। एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंटेक्ट। फिजिकल तो हो जाता है जैसे कंधा ऐसे करके चले जाना या कैसे टच करना या कुछ बोल देना, या नॉन वर्बल भी, मतलब अगर देखा भी इस तरह से, दैट इज ऑल्सो ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू कंट्रोल आवर सेंसेस। अरे एकदम लग जाता है ना कि ओए क्या लग रही है, कई बार ऐसा होता है कोई बहुत ही, फिर भी हमें बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं बोलना नहीं है, पता नहीं सामने वाला उसको किस गलत इंटेंशन से ले और हम लोगों को उस चीज का फेस करना पड़े। अब हु, वेयर, हाउ ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, कैसे एम्प्लॉइज, विजिटर, वेंडर, सप्लायर, एनी एसोसिएट,
या आपके पास कोई इंटर्न भी आता है, सपोज कहीं आईटी से आपके पास इंटर्न आ गए, लड़कियां आ गई, दैट इज ऑल्सो कवर्ड हु। ठीक है, ये स्लाइड विजिबल है, इस स्लाइड विजिबल? हेलो, Yes, it is visible. Yes, visible. Where? Any location of organization, extended location like transport, vendor location, कोई भी ऐसी लोकेशन जहां पे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, चाहे उसका फील्ड एरिया है, चाहे हो सकता है आप अपने कलीग के साथ किसी आउट स्टेशन पे मीटिंग के लिए गए हैं, या किसी होटल में आप मीटिंग के लिए गए हैं, कोई भी ऐसी लोकेशन, या आप कैब यूज कर रहे हैं, या कोई वेंडर से मिलने गए हैं, वो एरिया जहां वर्क रिलेटेड वर्क के लिए आप गए हैं, दैट इज कवर्ड अंडर दिस। अब मान लीजिए मेरी और आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है, अरोड़ा साहब और मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है, हम मतलब नॉट रिलेटेड टू वर्क पर्पस, हम बाहर कहीं डिनर पे जाते हैं, लंच पे जाते हैं, दैट इज नॉट द वर्क प्लेस, बिकॉज आई हैव गॉन विद माई विल विद मिस्टर अरोड़ा, लेकिन वो वर्क प्लेस नहीं माना जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए मेरे घर में पार्टी है, मेरे बच्चे का बर्थडे है, तो मैंने सबको बुलाया, तो दैट इज नॉट द एक्सटेंडेड वर्क प्लेस, क्योंकि आप वहां मेरे साथ पर्सनल रिलेशन के लिए आ रहे हैं, आप किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर हो सकता है आपका किसी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो और आप बाहर जा रहे हैं और कुछ ऐसा अनटूवर्ड्स इंसिडेंट्स हो गया, तो आप कहेंगे जी वर्क प्लेस है, ये वर्क प्लेस नहीं है, बिकॉज आई एम गोइंग विद दैट पर्सन ऑन माई ओन विल, it is not related to the work and I was not compelled to go with him। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक्सटेंडेड वर्क प्लेस कैसे है, और अगर हम पर्सनल पार्टी कर लिए जा रहे हैं, या फिर मेरे बॉस ने आज पार्टी रखी अपने घर में, तो भी वो नहीं है, लेकिन उस पार्टी में ऑफिशियल डिस्कशन पहले हुआ और फिर उसके फॉलोड बाय द डिनर है, वहां पे कुछ ऐसा हुआ, देन इट इज इंक्लूडेड इन द एक्सटेंडेड वर्क प्लेस। ये ध्यान रखिएगा। हाउ फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल, ये मैंने पहले भी लास्ट स्लाइड में डिस्कस शेयर किया। इज इट ओके? कुछ क्लैरिटी है चीजों में? मैंने वेरी क्लियर जी जी, यस, हाँ प्लीज गो अहेड, ठीक है, क्लियर हो रहा है जी। अब वर्क प्लेस क्या है? Workplace include office premises, canteen. Act also applies to women who fall in the following categories. अब कौन कौन सी कैटेगरीज और है? स्टूडेंट है इसमें, विजिटिंग वर्किंग डोमेस्टिक वर्कर और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, रेगुलर टेम्परेरी डेली वेजर, रेनोवेशन, किसी भी तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में से 1 रुपया भी जा रहा है, वो भी इसमें आपके वर्क प्लेस का पार्ट बन जाएगा। वॉलंटरी बेसिस, एम्प्लॉयड थ्रू एन एजेंट और इंटर्न और ट्रेनिंग, ये सारे जो वुमेन है, तो ये सारे इंक्लूड होती है आपके वर्क फोर्स में, चाहे वो इंटर्न भी है। अब प्रोसेस क्या है? एग्रीड वुमेन है, वर्क प्लेस पे गई है, ऑफिस एम्प्लॉय है या फिर स्टूडेंट है, डोमेस्टिक वर्कर है या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, एम्प्लॉयड थ्रू एन एजेंट है या फिर ट्रेनिंग है, या फिर रेगुलर टेम्परेरी और डेली वेजर या रेनोवेशन, किसी भी तरह से एग्रीड वुमेन, ये हर तरह की कैटेगरी इसमें इन्वॉल्व होती है। ये पिक्टोरियल डायग्राम बना के आपको शो किया गया। इज इट क्लियर? वर्क प्लेस हर तरह का हो सकता है, ऑफिस एम्प्लॉय भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, रेगुलर बेसिस का या टेम्परेरी बेसिस का या डेली वेजेस का या डोमेस्टिक हेल्पर या फिर इंटर्न हो या फिर किसी एजेंट के थ्रू, जैसे थर्ड पार्टी आप एंगेजमेंट करते हैं, वो हो सकता है सिक्योरिटी वगैरह हो, तो वो सब इसमें इंक्लूड है। ऑब्लिगेशन फॉर एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर का क्या है? सबसे पहले जो हमारा एक्ट है वो कहता है प्रिवेंशन की बात करता है, प्रोहिबिशन की बात करता है और रिड्रेसल की बात करता है। हम अगर प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? थ्रू दिस अवेयरनेस सेशन, सबको बताकर हर जगह कुछ कुछ पोस्टर लगाने की, अगर आपने कुछ भी ऐसा वर्बल नॉन वर्बल कोई भी ऐसा कुछ अनटूवर्ड्स एक्शन किया, तो यू विल बी कवर्ड अंडर दिस लॉ। तो प्रिवेंशन पहले हो जाए तो कम से कम हम प्रोहिबिशन और प्रिवेंशन साथ साथ चलेगा तो हम रिड्रेसल से बच जाएंगे। तो 3 keys application of the employer: prevention, to stop or hinder from something happening, कुछ भी ऐसा गलत हो रहा है उसको रोकना; prohibition, a law, order or decree that forbid something, कोई
वो लॉ जो है, जैसे ये पॉश एक्ट है, वो उसको प्रोहिबिट करता है कि कोई भी अनटूवर्ड्स इंसिडेंट विमेन के साथ वर्कप्लेस पे ना हो। रिड्रेसल, अगर कुछ ऐसा हो गया है तो उसके लिए हम रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, उसके लिए रेमेडीज क्या है। तो हमारा एक्ट 3 चीजों की बात करता है, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। अब कैसे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? एनी एग्रीड एम्प्लॉय और विजिटर और ए मेंबर may register the complaint for himself or on behalf of another employee under special circumstances or illustrated below. मेन जो है वो मैं खुद ही अगर करती हूँ तो दैट इज परमिसिबल। अगर इन केस ऐसा है कि मैं लिख नहीं सकती, देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आईसी। इंटरनल कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझे अपनी सपोर्ट दे और मेरी जो भी कंप्लेंट है उसको रिटर्न कंप्लेंट में चेंज करने का हेल्प करे, क्योंकि रिटर्न ही हमें कंप्लेंट एक्सेप्ट करनी है। In case of physical capacity of complainant, in case of mental capacity of parents, और for any other reason, किसी भी तरह से अगर हो सकता है फिजिकल इनकैपेसिटेट है या फिर मेंटल इनकैपेसिटेट है, देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मेंटल है तो मेरे जो ब्लड रिलेटेड है वो आके मेरे लिए कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर मेरी फिजिकल इनकैपेसिटेशन है, मतलब मैं लिख नहीं सकती, मैं देख नहीं सकती, देन इन दैट केस the IC will provide me the adequate help to write the complaint. All complaints should be made within 3 months from the date of incidents. In case of a series of incident, complaints should be made within 3 months from the date of last incidents. इसमें टाइम लिमिट दी गई है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है while working with different committees, अगर थोड़ा सा पुराना भी हो जाता है तो हम इसमें रीजन लिखते हुए उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह की कंप्लेंट करने के लिए जो बहुत जेन्युइन, इसमें फेक कंप्लेंट्स भी आती हैं, ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं, क्योंकि मुझे दोनों तरफ की बात आपको बतानी है कि जेन्युइन केसेस तो बहुत मुश्किल से निकल के आते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम कराने के लिए भी इस तरह की कंप्लेंट्स कर देते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी हैव टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स कि इस तरह से हमारे लिए या हम कंप्लेंट ना करें। तो इसमें टाइमलाइन दिया गया है 3 months। और अगर इफ इट इज अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स, हो सकता है कि मतलब बार बार ही, अब कई बार क्या होता है, अब ये हमारे घर वाले हेल्प नहीं करते। मैं एक हॉस्पिटल में, मैं थोड़ा सा केस डिस्कस भी साथ में कर देती हूँ। मैं एक हॉस्पिटल में मेंबर थी, तो वहां पे पेशेंट्स ने आके कंप्लेन करी एंड दे वर नॉट एडुकेटेड। तो उन्होंने कहा कि अगर हम कंप्लेन तो कर दी उन्होंने स्टाफ नर्स के लिए, तो लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको परस्यू नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे घर वाले जो है हमारे बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए इसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं भेजेंगे और बच्चे सीवियर मालनरिश्ड थे। अब देखिए इतना थ्रेट है कि हम अपना एक्सप्लॉयटेशन भी बचाना चाहते हैं और अपने बच्चों को भी देखना चाहते हैं। तो द कमेटी एंश्योर्ड देम कि हम एक बार मतलब ज्वाइंट मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद वी विल, क्योंकि डिस्चार्ज होना था उन बच्चों ने 1-2 दिन में, तो we assured the committee assured them कि हम लोग इसके बाद तुम्हें नहीं बुलाएंगे, but you have to come forward for the inquiry process। तो वहां पे उनको बुलाया गया, उन्होंने कहा अपना पूरा, और that was a series of, उन्होंने कहा आप हर फीमेल मुझसे पूछिए जो भी यहाँ पे पेशेंट है, उनके साथ ये मेल नर्स गलत व्यवहार करते हैं। तो that was investigated and found true। तो उसमें ये नहीं कि उसे बार बार बुलाना है, कि नहीं उसको बार बार बुला के उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना, हमें एक बार बुला के और जो ड्यू प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके वी एश्योर्ड हर कि देयर वर 3-4 मदर्स, तो उसको एश्योर किया कि अब हम लोग इस चीजों का ध्यान रखें। तो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हो रहा है, तो हमें लास्ट इंसिडेंट्स को देखना है कि कब हुआ है, 3 महीने का टाइम है या जो भी है। Only written complaints are investigated by the IC and action is taken. The option to withdraw the complaint is not available। अब मैं कंप्लेंट कर देती हूँ जी, ये मिस्टर चंद्रा ने मेरे साथ गलत किया, और उसके बाद कह दिया नहीं, तो इसका मतलब मेरी गलत इंटेंशन है, आई हैव मेड फॉल्स एलिगेशन अगेंस्ट, मैं ऐसे ही हाइपोथेटिक नाम ले रही हूँ, सॉरी अगर कोई इसमें मिस्टर चंद्रा, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी द लिस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। तो उस समय इफ आई टेक बैक द कंप्लेंट, इट मींस दैट मेरी इंटेंशन खराब थी। तो द कमेटी इज आल्सो liable to take the action against the false complainant also। frivolous complaints उसे कहते हैं। तो ऐसी चीजों में कमेटी फॉल्स जो कंप्लेंट करती है उसके खिलाफ भी एक्शन लेने का रखता है रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अब क्या है, जब कंप्लेंट आती है देयर इज अ प्रोसेस टू टेक द रिटर्न कंप्लेंट। रिटर्न कंप्लेंट लेने के बाद जितने भी मेंबर्स हैं, एक चेयरपर्सन, 2 मेंबर्स और एक एक्सटर्नल मेंबर्स, मिनिमम 4 मेंबर होने चाहिए, और हर वर्क प्लेस पे एक आईसी का होना, और इसकी अवेयरनेस सब लोगों में होनी चाहिए कि देयर इज सच कमिटी हु इज देयर टू प्रोटेक्ट और टू सेफगार्ड द सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। अब इसमें 2 सिनेरियोस है। सिनेरियो 1 व्हेन बोथ द पार्टीज कंप्लेनेंट एंड रिस्पोंडेंट आर ओपन टू रिकंसिलिएशन। इस पे एक प्रोविजन है कि दोनों पार्टीज को जब मेरी कंप्लेंट कमेटी के पास जाती है तो कमेटी मेरी कंप्लेंट की कॉपी जो रिस्पोंडेंट है जिसने गलती की है उसको भी कॉपी देगी, इससे ये जानने के लिए भाई तुम्हारे खिलाफ ये कंप्लेंट आई है, क्या तुमने ये गलती की है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के मतलब ये नहीं कि मैंने कंप्लेंट कर दी और मेरे कंप्लेंट सही है या नहीं, बिना उसको जांचे दूसरे को सजा सुना दी। तो इसमें सिविल कोर्ट का काम करता है, जो भी आईसी है, जब मेरे पास मेरी कंप्लेंट जाएगी आईसी को तो रिस्पोंडेंट जो दूसरी पार्टी है उसको हम रिस्पोंडेंट, इसमें लीगल टर्म है, तो रिस्पोंडेंट को दी जाती है। रिस्पोंडेंट से पूछा जाता है भाई तुम्हारा इस पे क्या कहना है, रिस्पोंडेंट अपना रिटर्न रिप्लाई देता है, उसके बाद वो कॉपी कंप्लेनेंट को देती है, दोनों को आमने सामने ले जाकर ये बोला जाता है कि हाँ भाई इसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है, क्या आप रिकंसिलिएशन, क्या उसको माफ करने के लिए तैयार हो। तो वो सारा काम जो है वो कमेटी के सामने किया जाता है और दोनों पक्ष सामने होते हैं, तो उसको हम रिकंसिलिएशन बोलते हैं, जिसमें वो माफी मांग सकता है, सामने आकर रिटर्न में माफीनामा दे सकता है। तो ये एक प्रोविजन है। दूसरा है कि अगर कंप्लेनेंट कहे जी मैंने तो किया ही नहीं है, और या रिस्पोंडेंट कहे मैंने किया नहीं है, या कंप्लेनेंट कहे कि मैं माफ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, तो फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है। सिनेरियो 2 है। सिनेरियो 1 स्लाइड दिख रही है? यस यस, रही है, स्लाइड दिख रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है, क्लियरली विजिबल। बिहेवियर मैं मेरे पिछले उस पे एक सवाल था जो जी। लिखा हुआ उसमें कि ओरल अपॉलजी हो सकती है फेस टू फेस। जी, कल को मान लीजिए वो मना कर दे कि नहीं मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई, तो उसका क्या रिकॉर्ड रहता होगा? तो इसमें देखिए ये इसमें मैंने कहा है कि अगर वो कहता है कि मैंने तो किया ही नहीं कुछ भी, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा रिस्पोंडेंट, तो फिर नहीं मैं फर्स्ट वाले की ही बात कर रहा हूँ। ओरल अपॉलजी है ना, फेस टू फेस अपॉलजी। ओरल अपॉलजी इसमें लिखा गया है एक्ट में, बट जो हम प्रैक्टिकल में लेते हैं, देखो ओरल का तो कहीं भी कोई वो साक्ष्य नहीं है, प्रूफ नहीं है। उसके लिए हम लोग हमेशा रिटर्न अपॉलजी लेते हैं, जिसकी एक कॉपी कंप्लेनेंट को जाती है और एक कॉपी रिस्पोंडेंट के पास रहती है, जिससे कि दोनों को रहे कि उसने अपॉलजी दी और उसने एक्सेप्ट की। ठीक है, ओरल तो सामने मैंने आपसे कह दिया सॉरी मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसके बाद by the IC I made to compel to write it in the write the apology in words also, तो रिटर्न अपॉलजी ली जाती है। ओरल तो मैंने पहले मुंह से बोल दिया, उसके बाद तो रिटर्न में ही लेनी होगी जी। बिहेवियर नॉट अमाउंटिंग टू सेक्सुअल हरासमेंट। अब कई बार क्या होता है कि अगर मैं ऑफिस नहीं आई 2 दिन, तो मेरे बॉस ने कॉल कर लिया, जी क्या हो गया ऑफिस नहीं आया, तो उस पे हो जाओ कि उस पे कह दो कि जी बॉस मुझे बार बार फोन करते हैं, गलत है। फॉलो अप ऑन वर्क एब्सेंस रिक्वायरिंग परफॉर्मेंस एज पर जॉब स्टैंडर्ड। हो सकता है मेरा टास्क है ये, मुझे 10 चीजें करनी है और मैं 5 करती हूँ, आज 2 कल करती हूँ, मतलब आज का दिन का टास्क जो है वो 3 दिन में करती हूँ और नहीं कर रही, और मेरे बॉस ने डांट दिया, भाई तुम्हारा 1 दिन का काम था तुमने 5 दिन लगा दिए, तो इस पे कहो जी ये मेरे से सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेंट कर दूं, दैट इज रॉन्ग। एक्सरसाइज ऑफ मैनेजमेंट राइट्स इन नॉर्मल कोर्स के अगर जो मैनेजमेंट अपने राइट्स मान लीजिए मैं पंक्चुअल नहीं हूँ, मैं टाइम से काम नहीं देती हूँ, उसके ऊपर मुझे कोई मेमो दिया जाता है, उसके ऊपर मैं मैनेजमेंट को कह दूं जी ये तो गलत कर रहे हैं, ये मेरे साथ इस गलत फेवर मांग रहा था, मैंने नहीं किया तो उन्होंने मुझे ये कर दिया। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग डेडलाइंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, मैं डेडलाइंस नहीं मीट कर रही, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं कर रही, अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा है काम की वजह से और उस पर कह दूं जी मेरा तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू सेक्सुअल हरासमेंट। कंडीशंस ऑफ वर्क के काम में आप लगाओ ये करूंगी वो नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी ये करूंगी, तो उससे क्या है आप बार्गेन कर रहे हो। जब मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, आई केम टू नो अबाउट माय जॉब डिस्क्रिप्शन कि मुझे ये काम करना है,
लेकिन अब मैं कंडीशंस लगा रही हूँ और नहीं, मतलब आप नहीं मान रहे, मेरा बॉस नहीं मान रहा, तो मैं उसके ऊपर एलिगेशन। तो ये चीजें इट इज नॉट अमाउंटिंग टू सेक्सुअल हरासमेंट। टाइम उनसे काम नहीं कर रहे, टाइम से ऑफिस नहीं आ रहे, डेडलाइंस मीट नहीं कर रहे, और जब बॉस डांटता है तो उसको अलग वे में ले जा रहे हो। तो हम ये भी सोचे कि अगर मैं गलत कर रही हूँ तो सामने वाला अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक कर रहा है, और मेरे साथ ही थोड़ी ना, वहां पे और एम्प्लॉयज भी हैं, उनके साथ भी, सबके साथ कुछ ना कुछ उन्होंने फील किया होगा। तो ये चीजें गलत एलिगेशन विल बी प्रूफ लेटर। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आईसी का कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है? टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर इफ it employs 10 or more employees at each office or branch or administrative unit to hear and address grievances pertaining to sexual harassment. जो भी एम्प्लॉयर है, अगर उसके यहाँ 10 एम्प्लॉयज या उससे ज्यादा है, उसको आईसी बनानी है, हर ऑफिस हर ब्रांच में बनानी है, हर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में बनानी है। और कुछ भी इस तरह से सेक्सुअल हरासमेंट के कोई किसी तरह का केस आता है, ग्रीवेंस आती है, उसको सुनना है और उसको एड्रेस करना है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है? एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वुमेन एम्प्लॉयड एट द सीनियर लेवल एट वर्क प्लेस फ्रॉम अमंग्स द एम्प्लॉयज। जो भी एम्प्लॉयज है उसमें से सीनियर लेवल की महिला को उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीओ बनाया जाता है। 2 मेंबर होते हैं और एक एक्सटर्नल मेंबर एनजीओ से, या जिसको लॉ की नॉलेज हो या विमेन के साथ काम किया हो तो उसको एक एक्सटर्नल मेंबर। तो कम से कम 4 लोग होते हैं, और उनका ऑफिस, उनकी पोजीशन जो है वो 3 इयर्स तक है। इफ their performance is good और सही चल रहा है, हो सकता है कोई छोड़ के चला जाए तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी भी है। एक्सटर्नल मेंबर्स बहुत लोग उसी को भी आगे मतलब कंटिन्यू करवाते हैं विद रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी, या फिर नया रखते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द योर नेटवर्किंग एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सटर्नल मेंबर। रोल क्या है? रिसीव कंप्लेंट, कंप्लेंट को रिसीव करना, रिकमेंड इमीडिएट एक्शन, इन्वेस्टिगेट करना, डॉक्यूमेंट्स फाइंडिंग देखना, एक्शन रिकमेंड करना, अगर रिकंसिलिएशन है एज पर द लॉ उसको फॉलो करना, अवेयरनेस सेशंस करना, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, एनुअल रिपोर्ट कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग जाती है, एनुअल रिपोर्ट फाइल कराना, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में ये सारी एनुअल रिपोर्ट्स देना। रिपोर्टिंग ऑफ द इंसिडेंट्स, आप रिपोर्टिंग कैसे चलती है? रिटर्न में देगी एग्री टू में, या तो आईसी में देगी या एलसी में। आईसी मतलब जो हमारी ये इंटरनल कमेटी है, या फिर एलसी या लोकल कमेटी में, या फिर शी बॉक्स। आपके यहाँ एक बॉक्स लगा होना चाहिए, कंप्लेंट या सजेशन बॉक्स, जहाँ आपके आईसी मेंबर्स का बना है, बोर्ड लगा है, वहां पे एक कंप्लेंट बॉक्स भी हो सकता है फॉर स्पेसिफिक टू दिस पर्टेनिंग टू सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट। 3 महीने के अंदर वो इंसिडेंस हुआ हो, 3 महीने पहले कम से कम। नहीं, अगर कल भी हुआ और आज देना चाहते हैं तो कोई मना ही नहीं है। मतलब सबसे पुराना टाइम जो है वो 3 महीने, मान लीजिए आज हमारा 2 फरवरी है, तो जनवरी, दिसंबर, नवंबर में अगर इंसिडेंस हुआ है तो आप आज दे सकते हो। और ऐसा नहीं कि हमें 3 महीने का इंतजार करना है, क्योंकि अगर मैं सफरर हूँ तो ऐसा तो नहीं कि जो रिस्पोंडेंट है उसको मैं और एनकरेज करूँ, भैया तू 3 महीने तक गलत कर, फिर मैं 3 महीने बाद दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो 3 महीने का टाइम लिमिट है कि कितने में कर सकते हो। लेकिन आईसीज आर वेरी ओपन, दे आर वेरी प्रो टूवर्ड्स ensuring the rights of the women, तो वो थोड़ा बात का पहले का भी हो तब भी वो एक्सेप्ट कर लेती है। In case of series of incidents within a period of 3 months from the date of last, अगर सीरीज है जो पहले भी मैंने बताया, लास्ट इंसिडेंस अगर 3 महीने पहले भी हुआ तब भी वो महिला अपनी कंप्लेंट दे सकती है। In case of aggrieved woman leaves the organization this period for 3 months and extended period are still valid for making complaints। अब अगर एग्रीड वुमेन अपना वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देती है तो वो पीरियड को हम फिर भी 3 महीने एक्सटेंड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कई बार ये होता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हुई हूँ तो मैंने रेजिग्नेशन दे दिया, बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर खुद के लिए गिल्ट आता है कि मैं उसका एक्सप्लॉइटेशन क्यों फेस करी। तो मैं अगर इफ आई लीव द ऑर्गेनाइजेशन देन ऑल्सो आई कैन गिव द कंप्लेंट टू द आईसी।
IC to extend all support and assistance to the aggrieved woman for submission of complaint in writing if she is unable to do so. अगर महिला लिख नहीं सकती तो इसमें आईसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको असिस्टेंट एडिक्वेट असिस्टेंस दे जिससे कि वो अपना रिटर्न सबमिशन दे सके। और इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है। मैं एक जगह आईसी में थी, अभी भी हूँ, एक और हॉस्पिटल है, वहां पे पता चलता था कि आईसी के मेंबर्स को कुछ नहीं पता बिकॉज दे आर एट सीनियर लेवल, अपने काम में एंगेज है। और हॉस्पिटल में मतलब फ्रॉम गार्ड टू एवरी ईच एंड एवरी पर्सन नोज अबाउट द थिंग, चाहे वो वीडियो के थ्रू कुछ ऐसा हुआ है तो वो भी सबको पता है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तो ये ध्यान रखना है। आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इफ द एलिगेशन इज ट्रू, if the allegation is false, if witness gives false sentence। 3 तरह का है। अगर एलिगेशन सही है, डिसिप्लिनरी एक्शन इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी, पॉश पॉलिसी, जो आपकी पॉलिसी बनी होगी उसके अकॉर्डिंगली आप डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। कई जगह होता है, एक चीज इसमें ये है कि एज सुन एज द आईसी रिसीव द कंप्लेंट, आईसी विल राइट टू द एम्प्लॉयर टू शिफ्ट द रिस्पोंडेंट। 2-3 चीजें हैं, चाहे उसमें से रिस्पोंडेंट को आप आपकी मल्टीपल लोकेशन पे आप काम कर रहे हो, रिस्पोंडेंट्स को वहां से शिफ्ट कर सकते हैं, या कंप्लेनेंट को आप विद पे वर्क फ्रॉम होम दे सकते हैं या लीव दे सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एम्प्लॉयर कि किस तरह से दोनों का कनेक्शन डिस्कनेक्ट करना है, मतलब दे डू नॉट कम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। तो इसमें रिटर्न अपॉलजी का है, वार्निंग है, विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन है, विदहोल्डिंग ऑफ पे राइज या इंक्रीमेंट है, फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन है, सेपरेशन और टर्मिनेशन फ्रॉम द सर्विसेज। अगर एलिगेशन ट्रू होता है तो इट डिपेंड्स अपॉन योर सर्विस रूल्स क्या कहता है या आईसी क्या रिकमेंड करती है, तो एम्प्लॉयर को टाइम लिमिट में उस चीज को फॉलो करना है। इफ द एलिगेशन इज फॉल्स और मैलिशियस, अगर झूठी है तो रिएक्शन अगेंस्ट द कंप्लेनेंट। देखिए, अगर मैंने गलत आप पे एलिगेशन लगाया है तो कंप्लेनेंट इज इक्वली लायबल फॉर द पेनल्टीज। क्या क्या हो सकता है, उसको एजुकेटरी नोट और सेंसिटाइजेशन के आप जाके लोगों को सेंसिटाइज करोगे, रिटर्न अपॉलजी ले सकते हैं, वार्निंग ले सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं, उसकी प्रमोशन रोक सकते हैं, उसका पे राइज रोक सकते हैं, उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने अब सपोज ए पर्सन के लिए किया तो कल मैं बी पर्सन के लिए अपने काम, ऐसा हुआ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मेरा बिल पास नहीं हुआ, मतलब मैं उस पार्टी थर्ड पार्टी का बता रही हूँ, आप मेरे पे पर्सनली मत मतलब समझिएगा, कि एक फीमेल का अकाउंटेंट ने बिल पास नहीं किया तो उसने कह दिया कि ये मुझे गलत निगाह से देखता है, जब और मेरे को गलत मैसेज देखता है भेजता है। तो जब सारा इन्वेस्टिगेट हुआ, बिकॉज आईसी हैज द पावर ऑफ सिविल कोड, तो कोई भी रिकॉर्ड मंगा सकती है। हमने पूरा उसका एयरटेल से उसके सारे मैसेजेस वगैरह सब निकलवाए, कुछ ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं। तो उसमें क्या हुआ, डिफेमेशन के लिए जो रिस्पोंडेंट, पहले तो उसने अपॉलजी वो दी, लेकिन जो रिस्पोंडेंट था वो डिफेमेशन के लिए हाई कोर्ट चला गया क्योंकि मैंने उसका नाम गलत किया ना, जो कंप्लेनेंट है उसने उसको डिफेम किया। तो ऐसी चीजें मत कीजिएगा, बिकॉज आईसी हैज एडिक्वेट पावर और वो गलत चीज ना कभी छुपती नहीं है। ये मतलब प्रैक्टिकल हम लोग अगर देखें तो कहते हैं ना, झूठ कितने बार वो करोगे। इफ द विटनेस गिव्स, अगर, और इसमें विटनेस का भी प्रोविजन है, वो मैं नेक्स्ट उसमें बताती हूँ ये स्लाइड के बाद। एनी विटनेस एक्चुअली मंगल जी आप कुछ पूछ रहे हैं? मंगल जी माइक अनम्यूट करके मैडम हैज ऑलरेडी आंसर्ड माय क्वेश्चन। Any witness has given false evidence or produced false or misleading documents, disciplinary action may be served as termination can be recommended against such witness। अगर जो witness आया है उसने गलत गवाही दी है तो उसके खिलाफ भी IC has the power to take the action. If the IC conclude that allegation against the respondent has not been proved, मैम आप म्यूट हो गई हैं। रितु मैम आप म्यूट पे चली गई हैं। हाँ रितु मैडम प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। sorry, हाँ थैंक यू।
कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, मैं जैसे निकल रही कॉरिडोर से और किसी को ऐसे मतलब जेन्युइन खांसी आ गई, तो मैं ये कहूँ कि इसने मुझे देख के खांसा है और वहां पे कोई विटनेस ही नहीं है, और मैं इस चीज को बहुत ज्यादा तमाशा बना दूं, आईसी में ले जाऊं कि मैं निकल रही हूँ और ये खांस रहा है। हम ये तो देखिए, अगर हो सकता है कि उसको जेन्युइनली खांसी आ रही हो सकता है उसको कुछ थ्रोट चोक हो गया हो तो खांसी आ रही हो, अगर ये चीजें रिपीटेड हो रही है तो फिर हमें उस चीज को मतलब कंप्लेंट करना है। लेकिन कभी अचानक ही किसी को ऐसे ही कुछ हुआ तो हम उस चीजों में हमें सेंसिटाइज हर एक को करना है, ये नहीं कि सिर्फ कंप्लेनेंट को, फीमेल को ही सेंसिटाइज करना है। वी नीड टू सेंसिटाइज ऑल द एम्प्लॉइज, चाहे वो क्लास 4 है या क्लास 1 है, क्योंकि सारे मिलके ही तो ये सारा ऑफिस स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसमें जब एक चीज और है, जैसे आईसी के पास कंप्लेंट आती है, प्रोसेस में समझा रही, इसमें प्रोसेस भी है आगे स्लाइड्स में, स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें आ गई हैं इसमें। वंस द आईसी रिसीव द कंप्लेंट, देन द कॉपी ऑफ द कंप्लेंट इज इशूड टू द कंप्लेनेंट ऑल्सो। उससे रिटर्न रिप्लाई मांगा जाता है कि वेदर यू एडमिट दिस ऑफेंस और नॉट। तो उसके बाद both the complainant as well as the respondent are asked to produce your witness. इसमें सारा onus is with the respondent to prove him innocent. इस ये एक्ट कहता है जो भी रिस्पोंडेंट है उसके ऊपर लायबिलिटी है कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करे, उसके लिए वो कोई भी विटनेस ला सकता है। जब कंप्लेनेंट कहेगा कि मैं कहती हूँ कि मेरे ये ABC थे तब इसने Z ने मेरे साथ ऐसा किया, तो Z भी कहेगा मेरे साथ XY है, इन्होंने देखा, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। या फिर हो सकता है किसी की आंख वैसे ही मतलब वो आंख चलती रहती है ना, कई बार ब्लिंक करती रहती है बहुत ज्यादा, तो मैं कहूँगी ये तो मुझे आंख मारता है विदाउट नोइंग कि उसको तो प्रॉब्लम है ये। तो वहां पे एवरीबडी हैज द राइट टू प्रोड्यूस द विटनेस। एवरीबडी मींस कंप्लेनेंट एंड द रिस्पोंडेंट बोथ हैव द राइट टू प्रोड्यूस द विटनेस। उसके बाद कंप्लेनेंट जो है आईसी कंप्लेनेंट के विटनेस से सवाल जवाब करेगी और रिस्पोंडेंट के विटनेस से सवाल जवाब करेगी, और दोनों का सवाल जवाब एक दूसरे से एक्सचेंज किया जाएगा और दोनों एक दूसरे को, जैसे कोर्ट में अगर आप कोई गया हो तो क्रॉस एग्जामिन करते हैं, तो कंप्लेनेंट हैज द राइट टू क्रॉस एग्जामिन रिस्पोंडेंट हैज द राइट टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस ऑफ कंप्लेनेंट। तो ये पूरा कोर्ट की तरह से ही प्रोसीडिंग्स चलती हैं। मीटिंग नोटिस दिया जाता है, हर मीटिंग पे किस किस को बुलाया है विटनेस को, उनको नोटिस दिया जाता है। रिस्पोंडेंट को विटनेस से क्रॉस एग्जामिन करने के लिए हो सकता है कई बार बहुत हॉस्टाइल, मतलब ऐसा हो कि मैं उसके सामने फेस नहीं कर सकती, वो मेरा बॉस है तो मैं बॉस के खिलाफ कैसे खड़ी होंगी। तो ऐसी स्थिति में जो रिस्पोंडेंट है वो अपने जब इसका रिप्लाई पढ़ेगा विटनेसेस का, तो उससे कहा जाता है कि आप क्वेश्चन बना के दे दीजिए, हम अपने आप आईसी जो है वो अपने आप क्रॉस एग्जामिन कर ले। तो इस तरह से प्रोसेस पूरा कोर्ट की तरह चलता है। टाइमलाइन फॉर आईसीसी, सबमिशन ऑफ कंप्लेंट 3 महीने, लास्ट इंसिडेंट से पहले 3 महीने। नोटिस टू द रिस्पोंडेंट, जैसे ही कंप्लेंट मिलती है 7 वर्किंग डेज में उसको नोटिस देना होता है, उसको बुलाना होता है। इंक्वायरी कंप्लीशन जो है वो 90 डेज यानी 3 मंथ्स में करना होता है। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट टू आईसी बाय आईसी और एलसी टू द एम्प्लॉयर, जैसे ही इंक्वायरी कंप्लीट होती है उसके 10 दिन के अंदर हमें प्रोसेस जो कंप्लीशन हुआ है इंक्वायरी प्रोसेस उसकी रिपोर्ट देनी होती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन, जो हमने इंक्वायरी, जो आईसी ने इंक्वायरी किया उसमें कुछ रिकमेंडेशन होती है, चाहे उसमें रिस्पोंडेंट की गिल्टी प्रूव हुई है या नहीं, क्योंकि कई बार होता है कि अजम्पशंस पे ही कंप्लेंट कर दी जाए, ऐसे उसमें रिकमेंडेशन में लिखा जाता है कि एडिक्वेट अवेयरनेस सेशन बी ऑर्गेनाइज्ड। तो इम्प्लीमेंटेशन रिस्पोंडेंट जो आईसी ने जो इंक्वायरी रिपोर्ट दिया उसके बेसिस पे एम्प्लॉयर को 60 डेज 2 मंथ्स के अंदर उसके ऊपर रिकमेंडेशन के ऊपर काम करना पड़ता है। अगर कंप्लेनेंट या रिस्पोंडेंट आईसी की उससे अगर दे आर नॉट सेटिस्फाइड दे कैन मेक अपील टू इन 90 डेज, 3 महीने के अंदर अपील कर सकते हैं टू द हायर अथॉरिटीज। रिकमेंडेशन इफ गिल्टी, अगर गलत पाया गया तो क्या कर सकते हैं, सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग उसको
फॉलो करना है, जो भी आपके सर्विस रूल्स में लिखा है, रिटर्न अपॉलजी है, वार्निंग है, रिप्रामेंड है, कि उसको चेतावनी देनी है उसको इस चीज को, या किसी तरह का हम स्मॉल पनिशमेंट टाइप दे सकते हैं। विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन है, पेमेंट इंक्रीमेंट को रोक सकते हैं, उसके काउंसलिंग सेशन कराया जाए, उसको कम्युनिटी सर्विस कराया जाए, उसकी सर्विस को टर्मिनेट डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, सर्विसेज भी टर्मिनेट कर सकते हैं, फाइनेंशियल डैमेजेस, एडिशनल रिकमेंडेशन टू एड्रेस अंडरलाइंग फैक्टर। तो और जो भी हम लोग उसको बेस्ट समझ रहे हैं कि किसी तरह से हम उसको एग्रीव्ड को हम सपोर्ट कर पाए, ये सब कर सकते हैं। मैडम कौन प्रायर सा स्लाइड 17 नंबर स्लाइड पे कुछ क्वेरी है मेरी। जी, एक तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जो आपने कहा कि टाइम पीरियड 3 मंथ्स का है कंप्लेंट करने के लिए, और इफ देयर इज सम डिले यू कैन ऑलवेज कंसीडर इट। हाँ, सो हाउ मच डेज ऑफ डिले वी शुड कंसीडर इट? 4 मंथ? it all depends upon the sensitivity of the IC and the gravity of the offense, which I the understand. complaint, But 3 months को can be extended to the 6 months period? it all depends. You have to justify why you are taking up this complaint. You have to justify in that situation. Okay, and और now हो the सकता है वो question is 3 महीने खुद ही इतना कंप्लेनेंट जो है वो खुद ही सल्व कर रही हो, खुद ही अपने आप से फाइट कर रही हो कि जो है कि मैं करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। मैं समझ गया, मैं 3 महीने को 6 महीने तक आगे एक्सटेंड कर दूंगा, बट अगर कोई 6 महीने के बाद आता है तो देन आई थिंक सो दैट पर्टिकुलर कंप्लेंट शुड नॉट बी एंटरटेन। देखिए इस तरह के हम मतलब कोई अभी तक मेरे मतलब 10-12 सालों में अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि एक पेशेंस लेवल ना 3 महीने बहुत बड़ी चीज है, और उसके बाद आए तो यू कैन ऑलवेज आस्क द रीजन फॉर डिले आल्सो, एंड दैट यू कैन नोट डाउन इन योर रिपोर्ट कि इतना डिले के बाद आप क्यों। देखिए ये सारे ना सेंसिटिविटी पे चीजें डिपेंड करती हैं। ओके, एक आपने बताया अपील का, जी, तो अपील टू हायर अथॉरिटीज, तो इसमें कौन हायर अथॉरिटीज है जिस पर अपील आपके की यहाँ जाए? इसके लिए डीएम है शायद, आपकी अच्छा। जो रिस्पॉन्डिंग अथॉरिटीज है, हर एक का अलग अलग अपील अथॉरिटीज है। आप अपने जैसे प्राइवेट सेक्टर में जो है आप जो लेबर लॉज के अकॉर्डिंग जो है वो होगा, हर एक का अपनी अपनी अलग अलग अपीलेट अथॉरिटीज है। एंड व्हेन द मैटर इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड टू पुलिस? जब ऐसा जैसे 376 है, रेप है, या फिर 354 हो, 506 है, 354 है, ओके। तो वो सब है। So, anything which is like a gesture that can be looked by the ICC, but anything that is a crime under IPC that has to be reported to police. बिल्कुल, देखिए 354 है, 354 में भी बस सिर्फ मतलब एक बार किया, बहुत सारी चीजें ना। देखिए अगर फीमेल एंगल से देखेंगे, डोंट माइंड अपने घर पे भी अगर आप डिस्कस करें कि भाई क्या लिमिट सैचुरेशन पॉइंट है, कि जब आप यू विल बस्ट आउट, तो यू विल कम टू नो कि 2-4 बार तो फीमेल 5 बार 6 बार, कई बार तो ये सोचती है खुद की बदनामी से डरती है। क्योंकि अब अगर अपने बचपन की बात करूं तो हम पापा से अगर कभी कहे कि वो पीछे आ रहा है तो कहते तुम घर पे क्यों नहीं बैठे, डायरेक्टली हमारा यही जाता है कि तुमने कुछ किया होगा। हम आज भी, चाहे हमें पता है कि हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी वाइफ, हमारी कलीग बहुत अच्छी है, कभी उससे आंख उठा के नहीं देखा, पर फिर भी हम कहते तुमने तो कुछ नहीं किया, है कि नहीं? तो फीमेल बाहर एक्सपोज होने से सबसे पहले बहुत डरती है। ओके, आई अंडरस्टैंड। इतनी जल्दी वो she doesn't come out to make the complaint. ओके। False and malicious मैंने पहले ही बताया, if the complaint is filed with the malicious intent, गलत इंटेंशन से कंप्लेनेंट ने फाइल की है तो उसकी सर्विस रूल के अकॉर्डिंग उसको पेनलाइज किया जाएगा। इंक्वायरी उसके लिए कंडक्ट होगी। फिर mere inability to prove the complaint will not amount to malicious intent or attract penalty. At times ये है कि हम उस कंप्लेंट को प्रूव ही नहीं कर पाए, कोई विटनेस नहीं हुआ। जैसे कॉरिडोर में मैं जा रही हूँ और सामने से कोई आया और उसने मतलब कंधा मार दिया या आंख चला दी या कुछ ऐसा वो कर दिया, अब वहां पे कोई है ही नहीं उस चीज को प्रूव करने वाला, ना तो आपका सीसीटीवी कैमरा है, ना कोई विटनेस है, तो उसको कैसे प्रूव करोगे? हाँ,
सिर्फ महिला कह रही है तो हम उसके ऊपर उसको वार्निंग देके छोड़ सकते हैं और फिर कंटिन्यूअस हम लोग ये जो अवेयरनेस सेशन है वो कर सकते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसने नहीं किया और ऐसे सिर्फ इशारा करने पर वो उस पे हम ये भी नहीं कि उसको नौकरी से निकाल देंगे। तो we can issue a warning. It depends on the merits of the ground. If the IC comes to the conclusion that any witness has given wrong statement or evidence, it may recommend the employer to take action against such employee as well. अगर किसी विटनेस ने गलत वो दिया है तो उस चीज में हम लोग एम्प्लॉयर को बोल सकते हैं कि विटनेस के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाए। ठीक है, दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कंप्लेनेंट पर्सनल फाइल। अब ये सारी चीजें जो है कंप्लेनेंट की भी पर्सनल फाइल में जाएंगे और रिस्पोंडेंट की भी। इफ द आईसी कम्स टू कंक्लूजन दैट एनी विटनेस हैज गिवन, ठीक है, उस कंप्लेनेंट्स की फाइल्स में जाएंगे और रिस्पोंडेंट की भी जाएंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी पहले बता रही थी। एक्ट प्रोहिबिट द डिस्क्लोजर ऑफ कंटेंट ऑफ कंप्लेंट। कंप्लेंट का कंटेंट हमने जो सिर्फ आईसी है उन लोगों तक रहना चाहिए। आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट, रिस्पोंडेंट एंड विटनेस, तीनों को सेफगार्ड दिया गया है। तीनों को हम लोगों ने उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना है, चाहे विटनेस है, चाहे कंप्लेनेंट है, चाहे रिस्पोंडेंट है। इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू कंसिलिएटरी इंक्वायरी प्रोसीडिंग और रिकमेंडेशन ऑफ आईसी, जो भी हमने कंसिलिएशन किया या इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स है या रिकमेंडेशन है, वो सिर्फ आईसी या एलसी तक ही रहनी चाहिए। एक्शन टेकन बाय द एम्प्लॉयर, जो भी एक्शन लिया है एम्प्लॉयर ने या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने, वो किसी को नहीं बताना। Anyone who discloses the name or identity of the aggrieved woman or witness will be liable to pay a penalty of 5,000. अगर कोई इस तरह का काम करता है जो आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करता है, उस पे पेनल्टी है 5,000 की। Information regarding the justice secured to any victim without disclosing the identity can be made public. हम बिना अगर कुछ हमने ऐसा इंफॉर्मेशन दी डिस्क्लोज करनी है तो उसमें जो भी कंप्लेनेंट या विक्टिम है या फिर उसके रिस्पोंडेंट है, उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना है। कोई केस लॉ करना है तो केस लॉ में हम आइडेंटिटी को सीक्रेट रखें। नॉन कंप्लायंस, बट कंप्लेंट की कॉपी रेस्पोंडेंट को तो दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी, क्योंकि उसको तो पता होना चाहिए ना मैं किस अपराध के लिए पेनलाइज किया जा रहा हूँ। ओके, क्योंकि उसी को अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना है। ठीक है। Onus lies with the respondent. Non-compliance, penal consequences, penalty of 50,000 where employer fails to constitute the IC. जहाँ employer IC नहीं बनाता वहाँ 50,000. Recommendations IC की नहीं उसको follow करता या annual report नहीं देता या abet और contravention to the provision of that. हो सकता है वो respondent को save करना चाहे employer, तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर पेनल्टी का है। वो कहे नहीं ये तो बहुत अच्छा आदमी है, मैं इसको लूज नहीं करना चाहता रिस्पोंडेंट, चाहे वो कितना ही गलत कर रहा है। तो वहां पे उस चीज को कि वो आईसी को थोड़ा सा प्रोवोक करे कि इसके खिलाफ एक्शन थोड़ा लीनियंट लेना या मत लेना, उस तरह से। इन द इवेंट ऑफ रिपीट ऑफ ब्रीच, कुछ ऐसा गलत दोबारा होता है, ट्वाइस और हायर द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड। अगर मान लीजिए मैंने एक बार गलत किया, मुझे सिर्फ वार्निंग मिल गई, मैं नेक्स्ट टाइम फिर से वही चीज कर रहा हूँ, तो जो पनिशमेंट है वो डबल हो सकती है। मतलब मुझे मतलब नौकरी से निकाल सकते हैं या पेनल्टी हो सकती है, इंक्रीमेंट रुक सकता है, कुछ भी डबल द अमाउंट हो जाएगा। कैंसिलेशन, विड्रॉल और नॉन रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस, ये एम्प्लॉयर के ऊपर है कि उनका नॉन रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस है या कैंसिलेशन है, विड्रॉल ऑफ लाइसेंस है और रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। मैम, हाँ जी, एक जो आपने लास्ट टाइम लिखा हुआ है फेल्स टू फाइल एनुअल रिपोर्ट, ये एनुअल रिपोर्ट किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देनी होती है या क्या अपने इंटरनली कहीं रिपोर्ट फाइल करनी है? आपकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है डीएम को देनी है और आपका जो लेबर लॉ के अकॉर्डिंग है आप दोनों को देने होंगी इसको। और ये कब देनी होती है? ये आपका कैलेंडर ईयर चलता है जनवरी और दिसंबर। अच्छा, और लास्ट डेट इसकी कुछ होती है मैम? 31 दिसंबर है। दिसंबर तक तो फाइल रिपोर्ट करने की फाइल जी रिपोर्ट, जी मतलब दिसंबर को 31 दिसंबर को ही फाइल करनी है। आगे 4-5 दिन मिलते हैं उसको वो करने के लिए ना,
एक्सटेंड करके 31st तक तो क्लोजिंग ही होता है, तो पीरियड आपका 1 जनवरी टू 31 दिसंबर है। अच्छा, और आगे फाइलिंग की डेट 10-15 भी दिन आगे 31 और दिसंबर ही है। होते हैं। जी जी, पीरियड है ये 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। जी। डूज क्या क्या हमें करने हैं? द एग्रीड वुमेन में मेक अ कंप्लेंट, मतलब सारा हर पूरी जितनी भी स्लाइड्स है उनका जिस्ट है। एग्रीड वुमेन may make a complaint within 3 months from the date of incident in writing. 3 महीने के अंदर राइटिंग में कंप्लेंट करना। एट टाइम ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट, कंप्लेनेंट shall submit 6 copies of complaint along with the supporting documents, name and address of witness. जब कंप्लेंट फाइल हो रही है तो 6 कॉपीज देनी है, और उसके साथ साथ उसका जो भी आपके विटनेस है उनके नाम वगैरह सब नाम एड्रेस देने हैं। इन केस कंप्लेंट कैन नॉट मेक इट, अगर लिख नहीं सकते तो आईसी विल प्रोवाइड देम सपोर्ट। एग्रीड वुमेन अगर इस फिजिकल या मेंटल कैपेसिटी इनकैपेसिटेट है तो उसका लीगल हायर, जो भी उसका जो उसके केयर टेकर है या लीगल हायर है, वो उसको रिटन कंप्लेंट लिखने में हेल्प करेगा। ऑन रिसीप्ट ऑफ सच कंप्लेंट द कमिटी इज टू इनिशिएट सेटलमेंट ऑफ मैटर बिटवीन हर एंड द रिस्पोंडेंट थ्रू कंसिलिएशन बिफोर सेटिंग अप ऑफ इंक्वायरी। सबसे पहले कंसिलिएशन बताना बहुत जरूरी है, इट्स ए पार्ट ऑफ प्रोसेस रादर देन स्टार्टिंग द इंक्वायरी इमीडिएटली। चाहे आपको अपरेंट है, बिल्कुल आपको क्लियर कट केस लग रहा है कि जी ये तो सच में ही ऋतु ने गलत किया है, तो उस केस में भी आपको कंसिलिएशन प्रोविजन बताना जरूरी है। The committee should send the notice to both the parties within 7 days of receipt of complaint. कंप्लेंट रिसीव करने के 7 दिन के अंदर बोथ पार्टीज को नोटिस भेजना है। रिस्पोंडेंट 10 दिन के अंदर अपना रिटर्न रिप्लाई और अपनी लिस्ट ऑफ विटनेस भेजेगा। In case person contravening the provision of section 16, the employer should recover a sum of 5,000 as penalty from such person. अगर वो पर्सन अपना टाइमलाइंस के अंदर जो है वो काम वो नहीं करता है, रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो उसको 5,000 रुपीज का पेनल्टी है। In case the respondent is an employee, the proceeding shall be initiated as per the provision of service rule. अगर एम्प्लॉय आपके यहाँ पे सर्विस रूल्स है तो वो सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग आईसी को जो भी रिकमेंडेशन देनी है वो सर्विस रूल के अकॉर्डिंग देनी है। इन केस नो सच एग्जिस्ट रूल एग्जिस्ट दैट इन द कंपनी द मैटर शुड बी रेफर्ड टू पुलिस। अगर कुछ ऐसा आपके पास कंपनी में नहीं है, आपका कोड ऑफ कंडक्ट का कुछ पॉलिसीज ऐसी नहीं है सर्विस रूल में, तो आपको 7 दिन के अंदर पुलिस में कंप्लेंट करनी है। नो मॉनिटरी सेटलमेंट, ये नहीं हो कि एग्रीड और रिस्पोंडेंट के बीच में आप मॉनिटरी सेटलमेंट के तुम्हारा इसका नुकसान हुआ है तुम 5,000 रुपए दे दो, पैसे का कोई भी कुछ नहीं लेन देन होना है। द पार्टीज शुड नॉट बी अलाउड टू ब्रिंग एनी लीगल प्रैक्टिशनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल प्रैक्टिशनर किसी को नहीं लेकर, दोनों में से, ना रिस्पोंडेंट ना कंप्लेंट। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर हम अच्छा, अर्चना मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थैंक्स नोट बोल दे रितु मैडम का, कैमरा खोल ले अपना। Thank you, Mrs. Ritu. Thank you so much for a detailed presentation. जो कैरियर में एचआर हेड है, जी जी मैम, हम लोगों ने स्टार्ट किया है खुद से इन हाउस ट्रेनिंग का। 2-3 बार तो मैंने खुद से ट्रेनिंग दी है, सो हम लोगों ने इसके काफी डिटेल में गए हैं। एंड लास्ट टाइम मिस्टर शर्मा ने कंडक्ट किया था ट्रेनिंग। For this, we have prepared a POSH pledge also for the employees. After this training, POSH pledge, everyone has to accept that. मेरा मैम एक छोटा सा क्वेश्चन था, अगर हम किसी ऑफिस में विजिट करते हैं या कोई भी हमारे ऑफिस में विजिट करता है और वहां पे कोई उसके साथ में कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो उस टाइम में कहाँ पे हमने कंप्लेंट करनी है? बिकॉज वी आर इन देयर ऑफिस, तो हम अपनी आईसीसी पैनल के पास में करेंगे या कहाँ पे? आप उनके आईसीसी पैनल में कर सकते हैं और आप अपने भी कर सकते हैं। इट इज योर डिस्क्रिशन, बिकॉज आप वर्क रिलेटेड अपने ऑफिस से मेरे ऑफिस में आए हैं, है ना? So then it is the discretion of the complainant. मेरे ऑफिस में भी कर सकते हैं, बिकॉज वर्क रिलेटेड
आप मेरे ऑफिस में आए थे ना, और जी। अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं, बिकॉज आपके बॉस ने कहा कि वहां जाओ और वहां जाके आपका कुछ गलत आपके साथ हुआ, तो Okay. बोथ कैन टेक अप। बोथ कैन बी टेकन। थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दीजिए। आई थिंक मिसेस रितु ने रवि कोई हैंड भी उठा कुछ रहे थे, छोड़ा रवि। नहीं है। हाँ मिस्टर रवि, शायद उनका शायद सर वो मेरे सिस्टम पे ना दूसरा कोई बैठा है, मैं तो स्टोर में हूँ, तो मेरे सिस्टम में वो बैठा हिमांशु, तो उठा रहा। हिमांशु बोलो जरा, क्या चाहते हो तुम? हिमांशु बोलो। मिस्टर हिमांशु, तो ठीक है। प्लीज कम अप विद योर क्वेश्चंस अगर कोई है। मिसेस रितु ने अपना कीमती समय हमारे साथ में इस वक्त दिया है एंड शी इज हियर टू रिप्लाई ऑल द क्वेरीज। if anyone having any query, please come up with that. Okay, चलो, I हैव ए think बिग क्लैप किसी के विद पास ओपनिंग कोई योर query कैमरा नहीं है। फॉर रितु मेहरा। Yeah, थैंक यू। ओके, thank you ma'am थैंक यू। for your precious time. माय प्लेजर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ओके, थैंक यू, थैंक यू, Thanks. सेफ। Now meeting is closed. कभी कभार